Hello students, in the online program of its class 10 mathematics, today we are starting with chapter 3 of your syllabus, that is a pair of linear equation in two variables. Okay, so let's start. The third chapter of your syllabus is a pair of linear equation in two variables. Now first of all, in this chapter we would like to elaborate what is a linear equation in two variables. So a linear equation in two variable is an equation which can be put in the form of ax plus by plus c equal to 0, where a, b and c are real numbers and a and b are not both 0. Now इसका एग्जैक्टली मतलब ये बनता है कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पॉलिनोमियल्स होते हैं और उन पॉलिनोमियल्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस बनती हैं। उन इक्वेशंस में अगर हम एक ऐसी इक्वेशन लें जिस इक्वेशंस में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, और उन वेरिएबल्स के साथ हम कुछ कॉन्स्टेंट्स और कुछ कोफिशिएंट्स को ऐड करके ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप ए और बी इन दोनों में से किसी एक को भी जीरो करते हैं, सपोज करिए अगर हम ए को जीरो मान लेते हैं तो इक्वेशन बन जाएगी बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. इट विल बी अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सो it is necessary condition that for this equation to be a linear equation in two variable, both a and b must not be equal to 0. That is written. Okay. Some example of this linear equation in two variable is x plus 4y plus 3 equal to 0, or 2x minus 4y plus 3 equal to 0, और 3x minus 5y minus 4 equal to 0. अब इन एग्जाम्पल से ये क्लियर आउट होता है कि x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं और इवन जो कांस्टेंट टर्म है, मतलब कि a b c की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तीनों में से कुछ भी हो सकती है, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, बट a और b की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। नाउ अगर हम इन इक्वेशंस में x और y की कुछ ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट कर लें जिन वैल्यूज को डालने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। सेटिस्फाई होने का मतलब है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाती है, तो हम उस टाइप की x और y की वैल्यूज को सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 डाली, तो अगर हम ये दोनों वैल्यूज डालेंगे तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, दैट विल बी 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5. ओके, नाउ अब LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, व्हिच इज इक्वल टू 5. ओके, बिकॉज LHS इज 5 and right hand side is previously 5, so we can say that x equal to 1 and y equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y equal to 5. अब इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 की जगह पे कोई और वैल्यूज डालना चाहें, तो अगर हम मान लीजिए इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 7 डालते हैं, क्योंकि इक्वेशन है हम वैल्यूज डाल सकते हैं, उससे होगा क्या। अब इस इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 7 डालेंगे तो हम ये LHS में डालेंगे, तो अगर हम LHS में ये वैल्यूज डालें तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 7 इट विल बी 2 प्लस 21 दैट इज इक्वल टू 23. नाउ LHS is not equal to RHS. LHS is 23 and RHS is 5. So we will say that x equal to 1 and y equal to 7 is not a solution of the equation. तो यहाँ पे दो चीजें, एक x equal to 1 y equal to 1 is a solution of the equation, and x equal to 1 and y equal to 7 is not a solution of the equation. दो चीजें होती हैं, यानी हमारे पास जब भी हम इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में वैल्यूज डालेंगे तो हम x और y दो वैल्यूज डालेंगे, पहली बात तो ये क्लियर होती है, और दो वैल्यूज हम अलग अलग डाल सकते हैं, लेकिन उन अलग अलग वैल्यूज में से कुछ वैल्यूज डालने पे वो उस इक्वेशन के सोल्यूशन बनेंगे और कुछ वैल्यूज डालने पर वो उसके सोल्यूशन नहीं बनेंगे। ये दो चीज़ें होती हैं। अब इसका ज्योमेट्रिकली क्या मतलब है, व्हाट डज दिस मीन ज्योमेट्रिकली। अगर हम ज्योमेट्रिकली मतलब अगर हम ग्राफ मतलब ज्योमेट्री की टर्म्स में ग्राफ बनाना चाहें तो क्या मतलब बनेगा। तो अगर हम ये चीज़ देखना चाहें, अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्ट्रेट लाइन, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ये सभी लोग जानते हैं कि जब हम एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को प्लॉट करते हैं ग्राफ पे तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ये सबको पता है, ठीक है। तो अगर हम दिस पॉइंट 1,1 है, इस पॉइंट इज द सोल्यूशन, इस सोल्यूशन होने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये उस लाइन पर लाई करेगा जब हम इस लाइन को ड्रॉ करें, और ये जो 1 और 7 था, 1,7 जो उसका सोल्यूशन नहीं था, वो उस लाइन पे लाई नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ पेपर के ऊपर हमने 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 इस लाइन को रिप्रेजेंट किया, सपोज ये लाइन बन गई, ये मैंने एक रैंडमली बनाई है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा बने, हो सकता है कि ये लाइन किसी और तरीके से बने, मैंने जैसे एक हाइपोथेसिस ली है कि वो लाइन ऐसी बन गई। तो 1,1 ये जो पॉइंट होगा ये इस लाइन के ऊपर लाई करेगा क्योंकि ये इसका सोल्यूशन है। वहीं पे 1,7 जो है वो इस लाइन पे लाई नहीं करेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करेगा, ठीक है।
इसका मतलब ये होता है कि एवरी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट। यानी कि अगर हम किसी भी लाइन को ग्राफ के ऊपर बनाते हैं तो उसके जितने भी उस लाइन के सॉल्यूशंस होंगे सारे सॉल्यूशंस उस लाइन के ऊपर लाई करेंगे, इसका ये मतलब। ओके, नाउ अब ये जो चीज़ हमने कही, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा, ये चीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस इक्वेशन के लिए ट्रू था, ये हर एक लीनियर इक्वेशन के लिए ट्रू। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो सोल्यूशन होगा दैट विल ऑलवेज बी अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट। यानी कि अगर हम उस लाइन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो उस लाइन वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं लाई करेगा। ठीक है, इसका मतलब कि अब ऑब्वियसली बात है कि जब हम एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को ग्राफ पे बनाते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, और वो सारे के सारे पॉइंट उस लाइन के सोल्यूशन होंगे। यानी कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, जितने भी पॉइंट्स होंगे सब के सब सोल्यूशन होंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस। ये चीज़ एक 1 मार्क क्वेश्चन आता है। अगर मान लीजिए आपसे कहा गया 2x plus 3y equal to 5, how many solution of this 2x plus 3y equal to 5 equation has? So there are infinite number of solutions. Okay, okay, next. Now अगर हम इस टाइप की एक इक्वेशन की जगह पे दो इक्वेशन को कंसिडर कर लें, अभी तक हमने सिर्फ एक इक्वेशन पढ़ी, अगर हम एक साथ दो इक्वेशन को कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल a1x plus b1y plus c1 equal to 0, ये एक इक्वेशन है, और a2x plus b2y plus c2 equal to 0, ये दो इक्वेशन। तो अगर हम एक साथ दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को, अब आपको पता ही है जब हम एक साथ दो चीज़ों को लेते हैं तो वो पेयर हो जाता है, तो अगर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक साथ दो इक्वेशंस को ले लें तो वो बन जाता है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसी चीज़ को हम कई बार ये भी कहते हैं, दिस इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम मतलब एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा मतलब दो तीन, ऐसे सिस्टम हम वर्ड तब यूज़ करते हैं जब एक से ज़्यादा हो, दो तीन चार के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो हैं तो हम दो को भी कह सकते हैं इट इज़ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि एक से ज़्यादा है, और या फिर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दिस इज ये आपकी चैप्टर का नाम था। हमें बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना ये है कि अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक साथ हों तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमें इस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत क्या है, हमें क्या ज़रूरत है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को पढ़ने के लिए। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक इक्वेशन ली, हमें एक कोई पर्सन था, वो स्टेशनरी पे एक दिन जाती है और उसने एक दिन दो पेंसिल्स और तीन इरेजर्स खरीद ली, और उसने दुकानदार को 9 रुपये दे दिए। क्योंकि नॉर्मली हम ये होता है, हमने कहा अंकल जी दो पेंसिल दे दो, तीन इरेजर दे दो, अंकल ने कहा 9 रुपये हो गए, हमने दे दिए। ठीक है, अब सोनाली ने देखा कि भाई वो नया वैरायटी ऑफ पेंसिल इरेजर लाई है, वो भी चली गई। उसने कहा कि भाई अंकल हम मुझे भी 4 पेंसिल और 6 इरेजर दे दो, तो अंकल ने उससे 12 रुपीज़ ले लिया। अब दोनों के दोनों घर तो आ गई, लेकिन अगर उनसे फैमिली वाले पूछते हैं कि भाई हाँ ये बताओ पेंसिल की कॉस्ट कितनी थी और इरेजर की कॉस्ट कितनी थी, वो तो पूछा ही नहीं। ठीक है, तो हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज हमने ये कहा कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड वन इरेजर। अगर मान लो आपसे कोई पूछ लेता है, अब हमने तो पूछा ही नहीं दुकानदार से भाई कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल क्या है, वन इरेजर क्या है। अब ये तो एक मैंने जैसे एग्जांपल लिया, ऐसी कई बार प्रैक्टिकल कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं जब हमें टोटल काउंट नहीं पता होता, लेकिन हमें ये पता होता है कि टोटल कितना है, तो हम इन कंडीशंस के बेसिस पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ वन इरेजर। अब इस चीज़ को आगे समझने के लिए सपोज हमने ये कहा कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी एक्स। हम ये मान लेते हैं कि एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज़ है और एक इरेजर की कॉस्ट y रुपीज़ है। तो अगर एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज़ है तो दो पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, 2x ऑब्वियसली। ठीक है, तो हमने कहा दो पेंसिल की कॉस्ट हो गई 2x। अब एक इरेजर की कॉस्ट y रुपीज़ है तो तीन इरेजर की कितनी कॉस्ट हो जाएगी, 3y। ठीक है, अब दो पेंसिल की कॉस्ट 2x है, थ्री इरेजर की कॉस्ट 3y है। तो अगर मैंने दो पेंसिल भी ले ली और थ्री इरेजर भी ले ली तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी। अब टोटल कॉस्ट तो मुझे पता है, टोटल कॉस्ट ऑफ टू पेंसिल थ्री इरेजर 9 है। यानी कि अगर मैं दो पेंसिल और तीन इरेजर खरीदूँ और मैं पेंसिल की कॉस्ट x और y मानूँ तो टोटल कॉस्ट आती है 2x प्लस 3y, और दुकानदार ने मुझसे लिए 9 रुपये। इसका मतलब 2x प्लस 3y की वैल्यू 9 होनी चाहिए, तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, इन द सेम मैनर जो सेकंड पर्सन है सोनाली, उसके लिए उसने 4 पेंसिल्स खरीदी, तो 4 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 4x, और छः इरेजर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 6y। और टोटल कॉस्ट कितनी है ये हमें गिवन है 12 रुपीज़, तो यानी कि 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। अब हमें एक साथ दो कंडीशंस पता थी, दोनों को हमने x और y की टर्म्स मतलब दो वेरिएबल्स के टर्म्स में बना के कुछ जो भी कंडीशन थी उनको सॉर्ट आउट किया, तो हमारे पास ये दो इक्वेशन।
अगर हम दोनों को इकट्ठा कर लें मतलब 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो अब ये चीज़ क्या बन गई? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस या फिर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हमारा मेन टारगेट ये रहता है कि हम इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालें, जो कि हम आगे जाके इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना था कि व्हाट इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड हमें इस चीज़ को पढ़ने की क्या ज़रूरत होती है। तो अभी प्रैक्टिकल कंडीशंस को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें इस चैप्टर्स को और ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को पढ़ना जरूरी है। क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि कई कंडीशन में हमारे पास एक दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हो? जैसे यहाँ पे पेंसिल है, इरेजर है, मान लो कोई बच्चा गया सर हम तो ज्योमेट्री भी खरीदते हैं, होता है, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। अगर मान लो आपने एक साथ दो की जगह तीन कंडीशन, तीन चीज़ें खरीदी, चार चीज़ें खरीदी, आपने टोटल कॉस्ट पता है, तो उन चारों की कैसे वैल्यू निकाली, वो भी होता है, बट दैट इज़ ऑन हायर लेवल। उसमें आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ कंडीशंस बढ़ जाएंगी, तो वो आपका हायर स्टडीज में पढ़ना है। अभी हम एक सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर लेके चलते हैं ताकि आपको आगे के स्ट्रक्चर्स को समझने में आसानी हो। ठीक है, ओके। अब इन पेयर ऑफ में जैसे कि बताया कि हमारा मेन टारगेट है एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, यानी हमें इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम इनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो अब सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल्स यानी इसके सॉल्यूशन निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है ग्राफिकल मेथड और दूसरा तरीका होता है एनालिटिकल मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि हमारे पास एक ग्राफ पेपर होता है। अब हमारे पास दो इक्वेशंस की लाइन, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। पहले हम एक को प्लॉट करेंगे, फिर हम दूसरे को प्लॉट करेंगे और उस ग्राफ के बेसिस पे हम डिफाइन कर देंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो ये एक सिंपल सा ग्राफिकल मेथड होता है। ठीक है, अब इस ग्राफिकल मेथड में हमारे पास होगा क्या? हमारे पास केवल दो लाइन्स होंगी। ठीक है, अब हम जब दो लाइन्स को ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करेंगे तो तीन कंडीशंस हो सकती हैं, मतलब तीन चीज़ें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है? जब हमने मान लो दो दो लाइन्स को, मतलब दो इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट किया, पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करें, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है। तो इसे हम कहते हैं कि दो लाइन्स जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट ना करें, वो पैरेलल हों, जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दोनों को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो पहली वाली कंडीशन दोनों इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं, दोनों पैरेलल भी हो सकती हैं। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है? तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जब हमने एक को प्लॉट किया और उसी के ऊपर दूसरी बन गई, एक वो है उसी के ऊपर दूसरी बन गई, उसे हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन्स। ठीक है, तो यानी तीसरी कंडीशन हो सकती है कि वो दोनों लाइन्स कोइंसिडेंट, यानी जब हम दो पेयर ऑफ मतलब एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, या फिर वो दोनों लाइंस कोइंसिडेंट होंगी। तो ये तीन ही कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, अब एनालिटिकल मेथड क्या होता है? तो एनालिटिकल मेथड में क्या होता है कि हम ग्राफ नहीं ड्रॉ करते हैं, हम कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज लगाते हैं और उनके थ्रू हम सॉल्व करते हैं। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरकनेक्टेड कैसे होती है कि मान लो हमने दो लाइंस का ग्राफ बनाया और वो ग्राफ जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस बना। अब जब इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगा तो यानी कि एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, और वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट पहली लाइन का भी सोल्यूशन होगा और वो दूसरी लाइन का भी सोल्यूशन होगा। उसे हम कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। ये चीज़ आगे जाके आपको और क्लियर आउट हो जाएगी। अगर मानो दोनों लाइंस का ग्राफ पैरेलल लाइंस बनता है तो उसका हम अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या निकालते हैं कि दोनों लाइंस कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, उसमें कोई सोल्यूशन नहीं होगा, यानी कोई भी एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। ऐसी कोई कोई एक्स और वाई की वैल्यू। तो तीसरा ग्राफ हमारा बना था कोइंसिडेंट लाइंस। उसका मतलब ये होता है कि दोनों लाइंस में इन्फाइनाइटली ऐसे पॉइंट्स होंगे जो पहली लाइन को भी सेटिस्फाई करे और दूसरी लाइन को भी सेटिस्फाई करे। ठीक, तो ये बेसिकली होता है कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को एल्जेब्रिक फॉर्म में कैसे इंटरप्रेट करते हैं, मतलब ग्राफ का जो भी ग्राफ बन रहा है उस ग्राफ को हमने इंटरप्रिटेशन निकाला कि उससे क्या चीज़ निकल कर आ गई। तो अगर ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो उससे ये पता चला कि इनमें एक सोल्यूशन होगा, एक सोल्यूशन आएगा। अगर ग्राफ पैरेलल लाइंस बनी तो हमें ये पता चला कि उसमें कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। अगर ग्राफ कोइंसिडेंट लाइंस बना तो इसका मतलब कि उसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, अब जो तीन टाइप्स के सिस्टम ऑफ लिक्विड इक्वेशंस हुए। ठीक है, अब जो हमने ये भी पढ़ा कि तीन चीज़ें हो सकती हैं, यूनिक सोल्यूशन हो सकता है, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकता है, नो सोल्यूशन हो सकता है, या पैरेलल लाइंस हो सकता है, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो सकता है, कोइंसिडेंट। एक तो ये होता है। इसके अलावा हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास हैं, मतलब जो लीनियर इक्वेशन दो हैं उसमें हमारे पास तीन टाइप के सिस्टम्स बनते हैं। अब ये सिस्टम क्या क्या होते हैं? एक होता है इंडिपेंडेंट सिस्टम,
इस इंडिपेंडेंट सिस्टम में क्या होता है, जिसका एक सोल्यूशन हो, ठीक है, इस चीज़ को हम कंसिस्टेंट सिस्टम भी कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, यूनिक सोल्यूशन है, तो वो एक इंडिपेंडेंट सिस्टम। अब इंडिपेंडेंट सिस्टम इसलिए है क्योंकि उन दोनों का एक सिंगल वैल्यू निकलती है, ठीक है। अगर मान लो ऐसा नहीं होता, तो दूसरा सिस्टम जो होता है वो जो कहते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सिस्टम में क्या होता है कि दोनों का कोई सोल्यूशन नहीं होगा, जो कि हमारा पैरेलल लाइंस वाले केस में बना था। तीसरा सिस्टम होता है डिपेंडेंट सिस्टम। अब डिपेंडेंट सिस्टम में क्या होता है, जब हमारे पास इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है। अब देखो, नॉर्मली हमारे पास इनकंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई सोल्यूशन ना हो, और कंसिस्टेंट मतलब होता है जिसका सोल्यूशन हो, ठीक है। जैसे कि यूनिक सोल्यूशन हो चाहे इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन हो, वो कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता है। सोल्यूशन होना मतलब कंसिस्टेंट है, सोल्यूशन ना होना मतलब इनकंसिस्टेंट है। पहले तो ये दो दो डेफिनेशन होती है। अब उसके बाद कंसिस्टेंट तो है, कंसिस्टेंट में वो दोनों इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मतलब कि मान लो अगर पहले का सोल्यूशन है तो दूसरे का भी वही होगा, जैसा कि हमारे पास इन्फिनिट सोल्यूशन में होता है, क्योंकि जो सोल्यूशन पहली लाइन का है वही सोल्यूशन दूसरी का भी तो होगा, क्योंकि दोनों तो कोइंसिडेंट लाइंस हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि सिर्फ एक ही सोल्यूशन आएगा। अगर मान लो, जस्ट इन केस मान लो कोई एक ऐसा पॉइंट है जो पहली लाइन का सोल्यूशन है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो दूसरी का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट होगा जो पहली का भी सोल्यूशन होगा और दूसरी का भी सोल्यूशन, इसीलिए हम उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट सिस्टम, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कैटेगरीज ना बहुत सारी हो जाती हैं, तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि कैटेगरीज में एक तो हो गया यूनिक सोल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, नो सोल्यूशन। कई बार हम ऐसे कहते हैं, कई बार हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस, ऐसे भी कह देते हैं। कई बार हम कहते हैं इंडिपेंडेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, डिपेंडेंट सिस्टम, ये भी तीसरी कैटेगरी आ गई। एक हो गया कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम, चौथी कैटेगरी। तो हैं एक ही चीज़, हमने अलग अलग चार नाम दे रखे हैं, लेकिन ये चारों चीज़ें हैं क्या, ये चारों एक दूसरे से इंटरलिंक होती हैं। इंटरलिंक किस तरीके से होती है, मान लो हमारे पास सोल्यूशन ऑफ पेयर, हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसका सोल्यूशन है। अब उसका सोल्यूशन चारों तरह से हो सकता है ना, मतलब ग्राफिकल फॉर्म में अगर पूछा जाए तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती हैं, पैरेलल लाइंस हो सकती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हो सकती हैं। और अगर सोल्यूशन का इंटरप्रिटेशन अलजेब्रिक मतलब पूछा, तो उसमें यूनिक सोल्यूशन हो सकता है, या फिर इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन हो सकता है, या नो सोल्यूशन हो सकता है। अब वो सिस्टम किस टाइप का है, डिपेंडेंट हो सकता है, इंडिपेंडेंट हो सकता है, इनकंसिस्टेंट हो सकता है, या फिर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हो सकता है। तो ये चार तरह की चीज़ें होती हैं। अब इन चारों को हम कैसे एक दूसरे से लिंक करते हैं, अगर हमें लिंक करना हो तो देखो, सबसे पहली चीज़ हमारे पास दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं, और कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम वो सिस्टम्स होते हैं जिनका सोल्यूशन एग्जिस्ट होता है, चाहे वो एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो। अगर सोल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट है, और सोल्यूशन नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट है। पहला तो ये डिफिनेशन हो गया। अब इस कंसिस्टेंट में सोल्यूशन होना चाहिए। सोल्यूशन एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर सोल्यूशन एक है, यूनिक सोल्यूशन, तो वो डिपेंडेंट सिस्टम कहलाता है। और अगर सोल्यूशन एक से ज़्यादा है, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है, तो वो इंडिपेंडेंट सिस्टम कहलाता है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या आती है कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम ना हो के इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो। तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, नो सोल्यूशन। तो ये इन चारों का इंटरलिंक्ड कनेक्शन होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, डिपेंडेंट सिस्टम, इंडिपेंडेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, यूनिक सोल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन जो होता है वो इन तीनों चीज़ों से मिक्स होकर बनता है। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है तो कोइंसिडेंट लाइंस, अगर नो सोल्यूशन है तो पैरेलल। तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन होता है, उसमें अलग अलग कैटेगराइजेशन होती हैं, अलग अलग टाइप होती है। अगर आपसे पूछा जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताने को, तो आपको आंसर देना है इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस और पैरेलल लाइंस की फॉर्म। अगर आपसे पूछा जाता है टाइप ऑफ सोल्यूशन कैसा होगा, तो आप कहेंगे यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनटली मैनी सोल्यूशन या नो सोल्यूशन। अगर आपसे पूछा जाता है सिस्टम कैसा होगा, तो डिपेंडेंट सिस्टम, इंडिपेंडेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछने के लिए वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यू हैव टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ सिस्टम, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो डायरेक्टली क्वेश्चन उसी टाइप से आता है, ठीक है। बस जो मेन आपको ध्यान रखना है, अगर ग्राफिकल फॉर्म पूछा जाए तो ग्राफ के बारे में बताना है, सोल्यूशन का टाइप पूछा जाए तो सोल्यूशन का टाइप बताना है, सिस्टम का टाइप पूछा जाए तो डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इनकंसिस्टेंट के फॉर्म में देना है, या फिर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फॉर्म में देना है। वो आपको क्वेश्चन में क्लियर आउट होगा, ठीक है।
अब हमारे पास जो ग्राफिकल मेथड होता है सॉल्विंग ऑफ पेयर इक्वेशन का, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होता है वो एक बार मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, और मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में भी बताऊंगा कि कैसे हमें ग्राफिकल मेथड सॉल्व करना है, क्योंकि आपकी बुक में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, उसमें ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन के बारे में भी बताया गया है। ठीक, अब इस ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ इक्वेशन में क्या क्या करना होता है। तो पहला स्टेप ये होता है कि अगर हमें दो पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है, सबसे पहला हम एक इक्वेशन, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, पहला काम क्या करना है, दोनों में से किसी एक इक्वेशन का ग्राफ बनाना। जब एक इक्वेशन का ग्राफ बन गया, उसके बाद क्या करना है, उसी ग्राफ पेपर के ऊपर, किसी और ग्राफ पेपर के ऊपर नहीं, उसी ग्राफ पेपर पर उसी एक्सिस पे हमें दूसरी लाइन का भी ग्राफ बनाना है जो दूसरी इक्वेशन की बनो। तो आपने एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर पहले एक इक्वेशन का ग्राफ बनाया, फिर उसी ग्राफ पेपर के ऊपर दूसरी लाइन का इक्वेशन ग्राफ बनाया। ठीक है, जब ये दोनों ग्राफ बन गए, जब आप दोनों ग्राफ बना लेंगे तो आपको पूरे ग्राफ के ऊपर जो ये दोनों लाइंस बनेंगी वो तीन तरह की चीज़ें हो सकती हैं। जब आपने रिप्रेजेंट कर दिया तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पर, तो हम क्या कहेंगे, द टू लाइंस विल बी, या फिर सॉरी, या तो वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, या फिर वो दोनों लाइंस कोइंसिडेंट होंगी। तो जब आपने उन दोनों लाइंस का ग्राफ बना दिया, तो ग्राफ बनाने के बाद ग्राफ जो आपको दिखाई देगा उसमें ये तीन चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। या तो आपको वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होती दिखाई देंगी, या तो वो दोनों लाइंस पैरेलल आती दिखाई देंगी, या तो वो दोनों लाइंस कोइंसिडेंट लाइन आती दिखाई देंगी। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ना तो वो पैरेलल दिखाई देती हैं और ना वो इंटरसेक्ट करती हैं। तो बच्चे कहते हैं सर ये तो पैरेलल भी नहीं है, इंटरसेक्ट भी नहीं। अब ऐसा होता क्यों, कई बार क्या होता है कि हम ग्राफ में जो एक्सिस लेते हैं ना, वो ग्राफ की एक्सिस जो है वो बहुत छोटी छोटी हो जाती है। मान लो आपने 1 2 3 रिप्रेजेंट किया और इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स 500 600 में था। ठीक है, तो इसीलिए उसका मैं बताऊंगा उसमें करना क्या चाहिए, उसका एक अच्छा तरीका होता है, वो हम अभी जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, अगर दोनों लाइन थोड़ी सी भी पैरेलल नहीं है तो वो इंटरसेक्ट करेंगी करेंगी 100% कहीं ना कहीं करेंगी। आपको ग्राफ पेपर पे दिखाई नहीं दे रहा बट कहीं और जाके करेंगे, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। नॉर्मली आपके पास जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन में ग्राफ 99.9% केसेस में ऐसा ग्राफ बनता है कि आपको देख के पता चल जाएगा कि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं या फिर पैरेलल हैं या कौन सी। ठीक, तो आप घबराएं। अब जब आपके पास ग्राफ बन गया, आपने ग्राफ देख लिया, तो ग्राफ देखने के बाद आपको करना क्या है। अगर आपने ये देखा कि वो दोनों लाइंस जो हैं इंटरसेक्ट कर रही थी, तो अब सबसे पहला काम आपको ये करना है कि उस पॉइंट जहाँ पे वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही थी, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रीड आउट करना है। ठीक है, जब आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रीड आउट कर लेंगे, रीड आउट करने के बाद देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ऑब्टेन द सॉल्यूशन, उस पॉइंट का सॉल्यूशन होगा, एंड वेरीफाई योर आंसर। अब इस वेरीफाई योर आंसर का मतलब क्या होता है, वेरिफिकेशन ऑफ आंसर में हमें करना क्या है, मान लो आपने दोनों लाइंस को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ किया और दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था वो आपको दिखाई दे रहा है, वो पॉइंट है 2,3। तो आप इस पॉइंट को पहली इक्वेशन में भी डालेंगे, इस पॉइंट को दूसरी इक्वेशन में डालेंगे और चेक करेंगे क्या वो सेटिस्फाई हो रही है। ये देखो दिखाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हम चेक करते हैं ताकि हमारा आंसर 100% सही। तो अगर वो दोनों लाइंस जो है वो सेटिस्फाई हो जाती हैं, उसका LHS RHS इक्वल हो जाता है, दैट मीन्स हमने सही किया। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मान लो पैरेलल लाइंस बन रही हैं तो आप सीधा आंसर लिखेंगे देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, हेंस नो सॉल्यूशन। सिस्टम जो इनकंसिस्टेंट है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। तीसरी चीज, अगर मान लो दोनों लाइंस का ग्राफ जो है वो एक के ऊपर एक बनता है, मतलब एक लाइन बनाई उसी के ऊपर दूसरी भी बन गई, तो हम ये कहते हैं द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल फॉर्म में सॉल्व करते हैं। ठीक, जैसे हम एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जो हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा था एग्जांपल, Romina went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 razors for ₹9. Her friend and saw the new variety of pencils and eraser with Romina, and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹12. अब हमने पता, हमने इसमें x और y क्या माना था, at the cost of pencil be x and cost of eraser be y, और हमने इक्वेशंस बनाई थी 2x plus 3y equal to 9, 4x plus 6y equal to 12। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए पहला प्रोसेस क्या था कि इन दोनों में से किसी एक लाइन को पहले ग्राफ पे बनाना है, फिर दूसरी लाइन को ग्राफ पे बनाना है। अब ग्राफ बनाने का तरीका ये तो आपने 9th क्लास में पढ़ा है। पहले हम क्या करते हैं, रैंडमली x और y की वैल्यूज निकालते हैं। सपोज मैंने पहले 2x plus 3y equal to 9 इसको प्लॉट करना चाहता हूँ, तो मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने शुरू किए। तो कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो पहले हम x की वैल्यू कुछ डालेंगे, y की वैल्यू कुछ डालेंगे। अब देखो हमने x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू 3 आई।
अब नॉर्मली आपको ये सिखाया गया होगा कि हमें जब भी ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो मिनिमम 3 पॉइंट लेने हैं। अगर हम 2 पॉइंट ले लेंगे तो क्या होगा, क्या ग्राफ नहीं बनेगा? बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगर आप 2 पॉइंट लेकर भी ग्राफ बनाना चाहें, तो मिनिमम 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं एक ग्राफ में स्ट्रेट लाइन को बनाने के। तो अगर आप 2 पॉइंट लेकर भी ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ तो बन जाएगा, ग्राफ बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने उन दोनों पॉइंट्स में कहीं भी छोटी सी भी कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी लाइन सही बनी है या गलत। लेकिन अगर आपने 3 पॉइंट लिए हैं, होगा क्या, मान लो आपने 3 पॉइंट लिए, तीनों पॉइंट्स लेकर ग्राफ ड्रॉ किया, अगर इन तीनों में से एक भी पॉइंट गलत होगा तो आपकी जो लाइन है वो तीनों पॉइंट्स के पास कभी नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि आपको जब भी एक लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो मिनिमम 3 पॉइंट्स जरूर लें और उन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करके ग्राफ बनाएं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिए। अब देखो 3 पॉइंट जब हमने लिए, हमने पहला पॉइंट लिया 0, तो हमने 3 निकाली। नॉर्मली हम ये करते हैं, एक बार x की वैल्यू 0 लो, y की वैल्यू निकाल लो, एक बार y की वैल्यू 0 लो, x की वैल्यू निकाल लो। इससे प्लॉटिंग भी आसान होती है और कई बार जो है ग्राफ का अगर हमें कहीं इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ना, वो भी इजीली मिल जाता है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे ग्राफ जो मेरी इक्वेशन है वो एक मल्टीपल ऑफ 20, 30, 90 होता, तो बेटर वे ये रहता कि मैं अपना ग्राफ 10-20 के स्केल पे बनाऊँ। इसी से देखो जो मैंने कहा था, अगर आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो हायर लेवल पे हैं 10-20-30 की फॉर्म में, तो आप ग्राफ की जो स्केलिंग करें वो 10-20 की फॉर्म में करें। अगर स्मॉल नंबर्स में है तो स्मॉल में स्केलिंग करें। ठीक है, और अगर वैली लार्ज में है 100-200 की फॉर्म में है तो लार्ज स्केल पे करें। जितना वैल्यूज आपकी बड़ी हैं उतने स्केल पे अगर आप अपना ग्राफ बनाते हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको हमेशा ग्राफ पेपर पे दिखाई दे जाएगा। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया पहली लाइन के हमने ग्राफ बना लिया। दूसरी लाइन भी प्लॉट तो करनी है, तो उसके भी हम पहले पॉइंट्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। 4x + 6y = 12, इसके हमने पॉइंट कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए, तो वही कोऑर्डिनेट्स जो कोऑर्डिनेट्स तो आपको निकालने आते ही होंगे। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इसमें हमने पहले क्या किया, जब पहले कोऑर्डिनेट्स था तो x की वैल्यू 0 डाल ली, तो y की वैल्यू निकाल ली, तो हमारा पहला पॉइंट आ गया। सिमिलरली x की वैल्यू 3 डाल ली, y की वैल्यू निकाल ली, 1 आ गया, एंड सो ऑन। इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, 9th क्लास में आप सबने पढ़ रखा है कि ये पॉइंट कैसे निकाल। अब आते हैं इसका ग्राफ प्लॉट करने। ग्राफ प्लॉट करने में सबसे पहले हम ग्राफ पेपर लेंगे, ग्राफ पेपर पर हम एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे। हमने एक्स और वाई एक्सिस बना ली। जो पहली इक्वेशन थी 2x + 3y = 9, इसके 3 पॉइंट्स ये आए थे 0, 3, 3, 1 और 6, -1। तो हमने क्या किया, पहले 0, 3 को प्लॉट किया। जब 0, 3 को प्लॉट किया तो वो इक्वेशन का पॉइंट यहाँ आ गया। नेक्स्ट हमने 3, 1 को प्लॉट किया, वो पॉइंट यहाँ आएगा, x = 3, y = 1। इसके बाद हमने x = 6 और y = -1 इसको प्लॉट किया, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा। 3 पॉइंट्स आ गए, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन पे आते हैं। दूसरी इक्वेशन थी 4x + 6y = 12, इसके 3 पॉइंट्स क्या थे, ये वाले 3 पॉइंट्स थे, x = 0 तो y 2, x3 तो y 0, x6 तो y -2। इन तीनों को प्लॉट करना स्टार्ट किया। सबसे पहले कौन सा प्लॉट होगा, 0, 2 प्लॉट किया तो यहाँ पे आया। फिर 3, 0 इसको प्लॉट करेंगे तो यहाँ आएगा। नेक्स्ट 6, -2 इसको प्लॉट करेंगे तो यहाँ आएगा। इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन बन जाएगी। तो अब देखो ग्राफ पे हमने दोनों लाइंस बना दी। अब देख के क्या पता चल रहा है, साफ साफ क्लियर है, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है कि ग्राफ पेपर पे जब हमने इन दोनों लाइंस को रिप्रेजेंट किया तो दोनों लाइंस पैरेलल बने। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, एज देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, हेंस नो सॉल्यूशन। पेयर ऑफ सिस्टम जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये इनकंसिस्टेंट है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। ओके, चलो इसके बाद अगर मान लो हम नॉर्मली क्या होता है कि क्या हमें दो पेयर मतलब एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो क्या हमें हर बार ग्राफ बना के चेक करना पड़ेगा कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या मुझे हर बार ग्राफ बना के ये पता करना पड़ेगा कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। अब हर बार ग्राफ बनाना मुश्किल होता है, तो हम इन चीज़ों पे आते हैं कि क्या बिना ग्राफ बनाए हमें पता चल सकता है कि इसका सिस्टम कैसा होगा या इसका सोल्यूशन कैसा होगा। तो हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है कि हम उसका ग्राफ ना बनाएं, हम इक्वेशंस को देख कर बता दें कि जो इनका सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, या फिर इनका ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, या फिर ये इनकंसिस्टेंट होंगी या कंसिस्टेंट। उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। अब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने का मतलब क्या है, मान लो हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और उन दोनों को हमने माना a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। अब देखो हम जितनी भी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो इन दोनों इक्वेशन पे करेंगे, इस टाइप की इक्वेशंस पे करेंगे। तो इस टाइप की इक्वेशंस को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म।
अब ऐसा क्यों है? मान लो अगर हमारे पास इक्वेशन हो जाए a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, अभी क्या है यहाँ पे प्लस c1 इक्वल टू 0 है ना, इज इक्वल टू c1 हो जाए, ठीक है, तो वो भी एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो भी एक लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन हम जो सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं वो उस टाइप की इक्वेशन पे डिफाइन नहीं है, वो तो इस टाइप की हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म इसको कहते हैं, और हमारे अगर जो भी हम फॉर्मूले डिराइव करेंगे या जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो सारी की सारी चीज़ें स्टैंडर्ड फॉर्म वालों के लिए होती है। तो आपको हमेशा उन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और करने के बाद सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो हमारे पास मान लो ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब हम इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। अगर हमारे पास a1/a2 पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट और उन दोनों का डिवीजन, उनका रेशो, और पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, उस दोनों को डिवाइड करते हैं उसके रेशो, अगर वो दोनों रेशोज इक्वल नहीं आती हैं तो यानी हम ये कहेंगे कि वो दोनों लाइंस जो हैं उनका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी तो उनका सोल्यूशन जो होगा वो यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, a1/a2 निकालना है। देखो ये a1/a2 रेशियो है, ऐसा नहीं है कि a1 इज नॉट इक्वल टू b1, a2 इज नॉट इक्वल टू b2, नहीं ऐसा नहीं करना कभी। हमेशा क्या करना है, ध्यान रखना है, a1/a2 रेशियो निकालनी है, b1/b2 रेशियो निकालनी है, और वो रेशियो इक्वल होनी चाहिए। a1 का b1 के इक्वल, a2 का b2 का इक्वल होना कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, दोनों का रेशियो इंपॉर्टेंस होना इक्वल होना इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। पहला काम क्या करना है, a1/a2 निकालना है, b1/b2 निकालना है। अगर वो दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस यूनिक सोल्यूशन डायरेक्ट आंसर। अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आ गया, तो अगर वो आ जाता है तो हम c1/c2 निकालते हैं, फिर हम c1/c2 निकालेंगे। अब देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये तो हमें पहले से पता है। अगर c1/c2 उसके इक्वल नहीं आता है तो हम कहेंगे वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उनका ग्राफ जो है वो पैरेलल लाइन बनेगा, और उनका जो सोल्यूशन होगा वो नो सोल्यूशन। और अगर a1/a2 b1/b2 इक्वल थे और c1/c2 भी इनको इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे उनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कोइंसिडेंट लाइंस होगा, और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन उसका इनफिनिटली माइनस सोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना होता है, a1/a2 और b1/b2 की रेशो चेक करनी होती है, c1/c2 बाद में चेक करेंगे। अगर ये रेशो इक्वल आ जाती है तो c1/c2 चेक करना है, और अगर इक्वल नहीं आती हैं तो सीधा आंसर दे देना है इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। ओके, जो हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा था, रोमिला वेंट टू स्टेशनरी शॉप for purchasing 2 pencils and 3 eraser for rupees 9 and Sonali purchased 4 pencils and 6 eraser for the same kind for rupees 12। इसी क्वेश्चन को हमने अभी ग्राफिकल फॉर्म से सॉल्व किया था, ठीक। अब हम विदाउट ड्राइंग ग्राफ, हम जो हमने जो अभी ये मेथड पढ़ा है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स वाला, इस मेथड के अकॉर्डिंगली हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हम उस मेथड के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन जो इक्वेशंस बनी हैं उनका सोल्यूशन कैसा होगा। तो ऑब्वियसली हम इसके लिए जो पहले हमने माना था, हम कॉस्ट ऑफ पेंसिल x मान लेते हैं, कॉस्ट ऑफ इरेजर y मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी 2x + 3y = 9 एंड 4x + 6y = 12। अब हमको क्या करना होता है, इनको हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात है, जो हमारे पास इक्वेशंस हैं वो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट ये है कि इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो कि हमारे इक्वेशंस में नहीं है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें अपनी इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, हमें बस 9 को राइट हैंड साइड से उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लाना है, और जब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, जो आपको पता है। तो हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 2x + 3y - 9 = 0 एंड 4x + 6y - 12 = 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रही है। अब हम इन स्टैंडर्ड फॉर्म को, स्टैंडर्ड जो हमारी x + 3y है, इन इक्वेशंस को हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उनकी इक्वेशन से कंपेयर करें। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास a1 की वैल्यू 2 आएगी, देखो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, b1 की वैल्यू 3 आएगी, पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3 है, और c1 की वैल्यू -9 आएगी, कांस्टेंट टर्म जो है वो -9। सिमिलरली a2 की वैल्यू 4 आएगी, b2 की वैल्यू 6 आएगी, और c2 की वैल्यू -12। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम a1/a2 निकालते हैं। तो जब हमने a1/a2 निकाला तो वो आया 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। हमने b1/b2 निकाला, जब b1/b2 निकाला तो वो आया 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2। देखो a1/a2 और b1/b2 इक्वल आ गए, अगर ये इक्वल ना आते तो हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये इक्वल आ गए हैं तो हमें c1/c2 भी निकाल के देखना पड़ेगा। तो हम c1/c2 निकालते हैं, तो जब हम c1/c2 निकालेंगे
तो आएगा -9/-12 दैट इज इक्वल टू 9/12 दैट इज इक्वल टू 3/4। अब देखो रेशियो क्या आई है, A1/A2 की रेशियो आई 1/2, B1/B2 की रेशियो आई 1/2, C1/C2 की रेशियो आई 3/4। तो इन तीनों रेशियोज को अगर हम देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो है, बट वो दोनों रेशियो C1/C2 के इक्वल नहीं है। और अगर आपको याद हो तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इस कंडीशन में हमने पढ़ा था जो ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन होता है वो पैरेलल लाइंस आता है और जो सोल्यूशन है वो नो सोल्यूशन होता है। तो वी कैन से दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, हेंस दे हैव नो सोल्यूशन। तो विदाउट ड्राइंग द ग्राफ सिर्फ कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके हम ये बता सकते हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैं उनका सोल्यूशन होगा या नहीं। ठीक है, ये एक बस प्रोसेस है जिससे हम पता करते हैं कि पेयर ऑफ सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब देखो अगर हम इसका प्रैक्टिकल मतलब निकालें, भाई हम तो हमारा क्वेश्चन तो क्या था, हमें तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल निकालना था और कॉस्ट ऑफ इरेजर निकालना था। जब हमने इक्वेशन बनाई तो हमें ये पता चल रहा है कि हम कॉस्ट ऑफ पेंसिल और कॉस्ट ऑफ इरेजर निकाल ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल कॉस्ट ऑफ इरेजर तो होगा। इसका मतलब ये है कि जो अंकल जो स्टेशनरी शॉप के जो पर्सन थे उन्होंने जब पैसे लिए थे तो उसमें किसी एक पर्सन को कुछ अलग अमाउंट में बेचा और किसी एक दूसरे पर्सन को किसी अलग अमाउंट में बेचा। ऐसा हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, इसीलिए इसका सोल्यूशन नहीं आ रहा। अगर दोनों को सेम ही रेट पे बेचा होता तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता और आता। ठीक है, तो ये चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे कि हम उसको प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन क्या निकाला जाता है, वो आपका आगे का पार्ट है। तो इस पूरे चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ओवर होता है। फर्स्ट पार्ट में बेसिकली आपको यही पढ़ना होता है कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है, उनको हम ग्राफिकली सॉल्व कैसे करते हैं, और उसके बाद हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके हम किस तरीके से ये बता सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं उनका सोल्यूशन कैसा होगा, या फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होंगी, या उनका ग्राफ कैसा बनेगा। फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का यही होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उस नेक्स्ट पार्ट में हमें ये पढ़ना है कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और उस इक्वेशन का एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो हम उस यूनिक सोल्यूशन को कैसे निकाल सकते हैं वो हम पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम ये देखते हैं कि इस जो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है इस पर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस हैं और कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। अभी हम सिर्फ पहले बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि बेसिक क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में पहले ऐसे एडवांस वाले क्वेश्चंस को, क्योंकि आपकी बुक में भी जो एडवांस वाले क्वेश्चंस हैं वो सोल्यूशन जानने के बाद दिए हैं, इसीलिए मैं भी उनको उसके बाद कवर करूँगा। अभी फिलहाल हम पहले देखते हैं कि बेसिक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिक क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, जैसे फाइंड आउट वेदर द लाइन दिस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। देखो सिंपल पूछ लिया कि ये जो पेयर ऑफ लाइन है ये इंटरसेक्ट करती हैं या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट है, आपको सीधा बताना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जा सकता है। हम कह सकते हैं फाइंड आउट द टाइप ऑफ ग्राफ मेड बाय द लाइंस दिस एंड दिस। ग्राफ जब बनेगा तो उसमें जो लाइंस हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, सेम चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली पूछ लिया है। अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम पहली इक्वेशन लेते हैं और उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहला काम क्या है कि हमें गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को तो वो हो जाएगी 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू। सेकंड इक्वेशन है उसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं इक्वेशंस a1x प्लस b1 y प्लस इक्वल टू 0 प्लस c1 इक्वल टू 0, इन इक्वेशन से हम अपनी गिवन इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। और जब कंपेयर करते हैं तो हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू आती है, जो कि इस क्वेश्चन में a1 की वैल्यू क्या आ रही है 5, b1 की वैल्यू -4, c1 की वैल्यू 8। a2 b2 c2 की वैल्यू क्या आएगी, a2 की वैल्यू 7, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू -9। ठीक है, अब ये वैल्यू जब आ जाती है तो उसके बाद क्या करते हैं, पहले हम a1/a2 निकालते हैं। देखो a1/a2 निकाला 5/7। इसके बाद क्या होता है b1/b2 निकालते हैं, b1/b2 आया -2। अब देखो क्लियरली यहाँ से पता चल गया कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो आपको c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम इसे कहेंगे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज पैरेलल लाइंस। तो हमें सिर्फ ये बताना पैरेलल लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, हमने बता दिया पैरेलल लाइंस। बाकी चीज़ें नहीं बताने कि ये सोल्यूशन जो सिस्टम ऑफ पेयर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या इसका यूनिक सोल्यूशन है, वो चीज़ें नहीं बतानी।
तो क्वेश्चन में पूछा गया है सिर्फ उतना ही जवाब देना है। ग्राफ पैरेलल लाइंस होगा तो पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये ध्यान रखना, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जो पूछा गया है वो लिखना इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें आप लिखो ना लिखो। क्वेश्चन में पूछा गया था ग्राफ कैसा होगा, तो सिर्फ ग्राफ बताना है। अगर आप बता देते हो कि मान लो कोई स्टूडेंट क्या करता है, पैरेलल लाइंस नहीं लिखता, बाकी सब कुछ लिख देता है कि कंसिस्टेंट है, यूनिक सोल्यूशन है, डिपेंडेंट सिस्टम है, अगर सब लिख देता है लेकिन पैरेलल लाइन नहीं लिखता तो उसको कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपसे पूछा गया है कि ग्राफ बताओ तो ग्राफ ही बताओ। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो एक 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 टाइप का क्वेश्चन क्या था कि हमसे ये पूछा जाए कि ग्राफ कैसा होगा। अब देखो दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या पूछा गया कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी। देखो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए जो पुराना क्वेश्चन था सेम ले लिया, ठीक। अब हमें क्या बताना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ग्राफ बताना था, इसमें क्या बताना है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। प्रोसेस सेम रहेगा, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं आएगा। पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद कंपेयर करेंगे, फिर A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर A1 अपॉन A2 की वैल्यू निकालेंगे, B1 अपॉन B2 की वैल्यू निकालेंगे, वो दोनों अनइक्वल होंगे, ठीक। सेम सेम प्रोसेस जो पिछले क्वेश्चन में सॉल्व हुआ था, सेम सोल्यूशन इसमें भी आएगा। बस बस एक लास्ट लाइन का चेंज आएगा। पिछले क्वेश्चन में हमने आंसर क्या दिया था, सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव द ग्राफ ऑफ पैरेलल लाइंस। इसमें क्या हम कहेंगे, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव intersecting lines and has unique solution, hence the system of equation is consistent, ओके। तो आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो आपसे पूछा जाएगा कि ग्राफ कैसा होगा ये बताएं, या फिर पूछा जाएगा कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे, या फिर तीसरी कंडीशन ये होती है कि आपसे पूछा जाएगा कि जो इनका सोल्यूशन होगा वो किस टाइप का होगा। तो सोल्यूशन वाले में आपको बताना है कि यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होगा या नो सोल्यूशन होगा, ठीक है। आपके पास इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो बेसिक फॉर्म के हैं। इसके बेसिस पे आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास यूनिक सोल्यूशन वाली कंडीशंस होती हैं तो उस टाइप की क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके जो एनालिटिकल मेथड्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। एक तरीका होता है ग्राफिकल, जो हमने पढ़ लिया है। जो एनालिटिकल मेथड्स होते हैं वो हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ओके। थैंक यू।